जय हिंद, वंदे मातरम छात्रों। भाई स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में। और बच्चों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कक्षा 12 का अपना जो है 4 होगा। ठीक है बेटा, भाई ध्यान से देखेंगे, परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है। एक एक प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा लेकर के आया हूँ, जो प्रश्न बिल्कुल संभावित है परीक्षा में। तो छात्रों ध्यान दें भाई बिल्कुल। ठीक है भाई, बहुत नज़दीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और फरवरी चल रही है मित्रों। बिल्कुल भाई एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई अपना चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट को। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए भाई वीडियो शेयर करें जो बच्चे घर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, समय कितना होगा? समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट बच्चों परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। और संपूर्ण प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, खंड क और खंड ख। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है भाई, कंपलसरी है। ठीक है, वो बता देंगे, अथवा में दे सकते हैं लेकिन कंपलसरी है। ठीक है बेटा, विलंब ना करते हुए भाई शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का, आज के प्रैक्टिस सेट का। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है भाई? तो रामचंद्र शुक्ल होंगे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या संपूर्णानंद, या अध्यापक पूरण सिंह। भाई बिल्कुल कक्षा 12 में पाठ भी है आचरण की सभ्यता, इसके लेखक होंगे अध्यापक पूरण सिंह। ठीक है बेटा, अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भाई चिंतामणि के कौन है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गै प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है भाई? उसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यार मित्रों, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपका 100 में 100 होगा। उसने कहा था कहानी कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर घ, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह से लिया गया है भाई। ठीक है, यानी राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? भारत की एकता से लिया गया है, पृथ्वीपुत्र से लिया गया है, या कल्पवृक्ष से लिया गया है, या कला और संस्कृति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी भी बच्चों, बहादुर, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, इंटर में थी ये कहानी। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, या अमरकांत। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, मुंशी प्रेमचंद को टक्कर देते हैं कहानी के मामले में अमरकांत। ठीक है, तो बहादुर कहानी का लेखक ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। ठीक है बेटा, उर्मिला का विरह वर्णन। भाई उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है साकेत में। ठीक है, साकेत महाकाव्य है जो मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है। तो ये पूछ रहा है इसमें उर्मिला का विरह है, जो विरह वेदना उसकी, उसमें देखा नहीं है तो वो निरक्षकीय खंजनाए, वो सब जो है हमारे उर्मिला के विरह वर्णन से है। तो इसमें भी कौन सा चतुर्थ सर्ग है, या नवम सर्ग है, या पंचम सर्ग है, या तृतीय सर्ग है? तो बच्चों इसमें नवम सर्ग यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। घ, कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना भाई, कुकुरमुत्ता। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। तो भाई निराला जी की रचना, बिल्कुल आंख बंद करके निशान लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर। गै प्रश्न, पलाशवन काव्य संकलन के प्रेरणा कौन है भाई? पलाश, ठीक है, पलाशवन काव्य संकलन के प्रेरणा कौन है? प्रेरणेता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या भाई नरेंद्र कुमार हैं। तो भाई नरेंद्र शर्मा ही होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मित्रों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हाँ, घ का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद का नहीं पूछ रहा बच्चों। ठीक है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा भाई। तो बेटा देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो हैं भाई, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद के हैं, लेकिन अज्ञेय जो हैं, ठीक है, अज्ञेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी घ का, आपको मैं बता दूं अज्ञेय का पूरा नाम लिखने को आ जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है बेटा, अब देखिए अणे, देखिए निशा निमंत्रण, निशा माने रात्रि है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है भाई? धर्मवीर भारती हैं, मैथिलीशरण गुप्त हैं, या हरिवंश राव बच्चन है, या जयशंकर प्रसाद है। भाई बिल्कुल निशा निमंत्रण जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी स्वर्गवासी हैं, जो बहुत अच्छे महान कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, हरिवंश राव बच्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, दिए हुए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई गद्यांश है, काव्यांजलि नहीं, आपका गद्य गरिमा से लिया गया है। ठीक है,
तो एक बार यार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, सब साथ चलते हैं, ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृति के एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा के निक्षिप्त होने और परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्गत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द खोज की महती आवश्यकता है। भाई तो बिल्कुल कौन से पाठ से लिया गया है, इसमें पूछ रहा भारत का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भाई पाठ का शीर्षक क्या है, भाषा और आधुनिकता, बिल्कुल भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और इसके लेखक कौन होंगे, जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो पहला प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक पाठ का क्या नाम है, आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भाषा और आधुनिकता पाठ से ली गई है और इसके लेखक कौन हैं, जी सुंदर रेड्डी, ठीक है बेटा। दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या, भाई रेखांकित अंश इसमें नहीं है, ठीक है। किसी वजह से कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसे जो है छोड़ देंगे प्रश्न को, ठीक है, होगा तो उसका लिख देंगे। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, भाई इसमें लिखा हुआ है नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए इसमें लिखा हुआ है उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। भाषा और भाषा की क्या गति है, भाषा की गति क्या है, विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव का उद्धत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा, ठीक है, परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं, इसके लिए नए प्रयोगों को, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती आवश्यकता। थोड़ा यहाँ से लिख देंगे उसकी गति से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, भाई बताइए। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, बिल्कुल पहली ऊपर की लाइन में देखेंगे, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। क्या है, संस्कृति के बिना भाषा नहीं है और भाषा के बिना संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 5, किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, भाई बताइए, किसके लिए, किसके लिए भाषा के, ठीक है, तो किसके लिए नहीं है, जो हमारी जो है जो संस्कृति है, संस्कृति के लिए जो भाषा का परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसे नहीं करेंगे तो आप इसे कर सकते हैं, भाई इसे भी एक बार रिपीट करते हैं, सभी साथ चलते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ये ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, देखिए इस बात का आप अर्थ समझिए, हमारा यह ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ, जितने हाथ का मतलब है जितने हम लोग हैं अपने राष्ट्र में रहने वाले, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता नहीं रहे। भाई हमें सबको जो है अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि राष्ट्र के बारे में ज़्यादा है तो राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया अभी, ठीक है। प्रश्न देखते हैं नीचे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो भाई संदर्भ में क्या लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया। और भाई लेखक कौन है, आपको मालूम है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। पहले पाठ का, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पाठ हमारी या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के कौन से पाठ से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा देखिए बेटा, राष्ट्रीय चेतना, हाँ रेखांकित भाई अंश नहीं है, इसमें रेखांकित किया नहीं है तो आप इसे छेक देंगे, कोई मिसप्रिंट है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए, तो भाई थोड़ा नीचे करता हूँ, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक विज्ञान, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं होगा, आप छांट लेंगे, इसमें से मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिखा हुआ विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है, ठीक है। यहाँ से मैं निशान लगा देता हूँ, राष्ट्र का, ठीक है बेटा, दोनों को मिलाकर राष्ट्र के स्वरूप को एक नया। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है, मैं थोड़ा नीचे करेंगे, देखेंगे इसमें, ठीक है। पृथ्वी और आकाश के अंदर में जो सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी के चारों फैले हुए गंभीर सागर में जलचर राशियाँ, वे इन सब चेतना और स्वागत के नए भाव फैलाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से और फिर राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए समान हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे राष्ट्र के नवयुवकों, यहाँ से तीसरे प्रश्न का उत्तर, राष्ट्र के नवयुवकों, मैं निशान लगा देता हूँ, राष्ट्र के नवयुवकों, ठीक है, सोए हुए के समान है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई आगे चलते हैं,
विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है? तो देखिए यहीं पे देखेंगे भाई, यह कार्य प्रशंसा, उत्साह, अथक परिश्रम ने त्याग बढ़ाते हैं। हमारा ये ध्येय होगा कि राष्ट्र में जितने हाथ है, तो यहाँ से लगा देंगे भाई, हमारा यह ध्येय होगा, हमारा यह ध्येय होगा कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य के बिना रीता नहीं। ठीक है बेटा, तो आप अथवा में करके कोई से एक का आप आंसर लिख सकते हैं, दो का नहीं लिखेंगे भाई, अथवा में लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आपका काव्यांजलि में आ गया भाई, पढ़ते हैं इसका अर्थ साथ के साथ बता करके चलते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेहे में जो पढ़ा भाई, बिल्कुल पवन दूतिका से लिया गया। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना करके सेंड की थी आपके चैनल पे। ठीक है, कोई प्यारा कुसुम यानी जो राधा जी अपने घर में उदास हुई बैठी हैं और एक हवा जो है निकली जा रही, तो हवा को उन्होंने अपना दूतिका बना लिया, पवन दूतिका नाम दे दिया जिसे। और वो कह रही है कि हे पवन, यदि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेहे में पड़ा हो, जो घर पे या कहीं बाहर कोई फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं उनके पैरों पर डालना। अब आप समझ रहे हैं भाई, कुमलाए हुए मुरझाए हुए फूल को क्यों डलवाना चाह रही सीता जी? ताकि जब वो फूल वहाँ पड़े तो वो समझ जाएं कि तुम्हारी याद में कोई ऐसे ही कुम्हला रही है, ऐसे ही मुरझाए हुए हैं तुम्हारी याद में। यों देखिए आगे, यों देना ए पवन बतला फूल से एक बाला के हे पवन, इस फूल को डाल करके उनके पैरों में बताना कि एक बच्ची जो है मिलांत हो कमल पक को चूमना चाहती, एक बच्ची राधा है, वो भी प्रभु इस तरीके से फूल की तरह उदास है और आपके कमल रूपी जो चरणों को चूमना चाहती, छूना चाहती। ठीक है बेटा, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका पाठ से ली गई भाई, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे बेटा? अयोध्या सिंह हरिओद हो जाएंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर आपका हो जाए। दूसरा देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? एक मुरझाए हुए फूल से उन्होंने अपनी तुलना की है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा है प्रश्न इसमें आंसर। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? मुरझाए हुए फूल से। तीसरे में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यही है, राधा जी कह रही हैं इसमें कि हे पवन, यदि कोई कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे उठा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप उड़ा करके ले जाना और वहाँ डाल देना, उनसे बताना कि इस प्रकार कोई राधा नाम की जो बच्ची है वे भी उसी प्रकार से आपके प्रेम में मुरझाई हुई है। ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में कौन चूमना चाहता है भाई? राधा चाहती है, लिखा हुआ ना, फूल सी बाला हैं, एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने को उन्होंने दर्शाया है और राधा जी उनके पैरों को चूमना चाहती है। प्रश्न नंबर 5, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? मुरझाए हुए फूल से वे संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार एक फूल कुम्हलाया हुआ है उसी प्रकार उनकी याद में राधा जो मुरझाई हुई हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है वैसे भी, क्योंकि जो है नायक नायिका से दूर है। ठीक है बेटा, लाइक करेंगे भाई, शेयर करेंगे एक बार जरूर चैनल को बीच में दोस्तों। इसे नहीं करेंगे तो आप दूसरा लिख देंगे, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तज मोह स्मृति के पार। यही मनुष्य सावधान हो जा। ठीक है, विज्ञान यदि तुम्हें तलवार लग रहा तो इसे फेंक दीजिए, और जबकि विज्ञान आपको जो है एक तरीके से आपको लग रहा है कि भी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये लिखा हुआ हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, अभी तो शिशु है, अभी तुझे ये जांच नहीं है कि क्या कांटा है इसमें और कितने इसमें फूल हैं। जब तक तुम्हें जानकारी ना हो तब तक तू इसे तज करके मोह स्मृति के पार, यानी मोह रूपी जो स्मृति है उसके पार निकलना, तुम्हें विज्ञान को समझना है। तो उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए भाई, कहाँ से लिया गया? अभिनव मनुष्य से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर भाई इसके लेखक हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के किस पाठ से लिया गया है? अभिनव मनुष्य से, और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बेटा, प्रश्न हल करते हैं भाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमने लिख दिया। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जा, यदि तुम्हें विज्ञान तलवार से लग रही है तो इसको जो त्याग करके अपने विकास की तरफ सोच। जबकि ऐसा नहीं है भाई, विज्ञान से हमारा जो विकास हो रहा है, तो दिनकर जी बता रहे हैं कि अभी तो मनुष्य है, तुझे ये मालूम नहीं है कि तलवार है या फूल है या ये कांटा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? ठीक है, उसने भाई यही चेतावनी दी है कि तू अभी बच्चा है, तुझे अभी विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए तुझे जो है विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसको पहचान लेना चाहिए। पांचवा पद में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है? फूल एक अच्छी चीज़ से है भाई, ठीक है, और कांटा का मतलब है एक उसकी बुराई से। ठीक है, जैसे कि लिख देते हैं कि विज्ञान वरदान है, अभिशाप है, तो एक वरदान भी है और अभिशाप भी है, फूल और कांटों से यही अर्थ होगा। ठीक है, कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया है? क्योंकि विज्ञान का आप जो है
अच्छे तरीके से जो है प्रयोग करें। यदि आप उसका जो दुरुपयोग करेंगे तो आपके लिए तलवार सिद्ध होगा। ये इसका प्रयोग। अब देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। भाई साहित्यिक परिचय लिख दीजिए आप। ठीक है, क्या नंबर का प्रश्न है आपका? 3 और 2। आप एक बात का बच्चे ध्यान दें हमारा, ठीक है, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, जीवनी लिख देते हैं, उसका जीवन परिचय, लेकिन उसकी रचना नहीं लिखते। रचना नहीं लिखेंगे तो मित्रों आपको 3 ही प्रश्न मिल पाएंगे। ठीक है, 5 आपको कब मिलेंगे? पहले उसका जीवन परिचय होगा और प्लस उसके 2 जो है 2 नंबर में रचनाएं होंगी, तब आपको 5 मिलेंगे। भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपकी काव्यांजलि है, गद्य गरिमा। बच्चों 5 जीवनी याद कर लीजिए, दावा है 100% आपके 2 या 3 जीवनी उन्हीं में से आ जाएंगी। तो भाई आप जो है पहली जीवनी क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की लिख देंगे या हरिशंकर परसाई की लिख देंगे। तो बेटा निंदा रस लिखा हरिशंकर परसाई ने। तो कुल मिलाकर के 3 में से आपको 1 लिखनी है और आप अपने 5 नंबर पक्के कर लेंगे। ये तो होगा भी बच्चों हमारा जो है गद्य संकलन। अब आ जाइए गद्य गरिमा, अब आ जाइए काव्यांजलि पे। तो इसमें भी एक कवि का भाई हमें साहित्यिक परिचय देना, रचना लिखनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर। आप बिल्कुल पहचान कर लीजिए, शुरू के 5 पाठों की जीवनी में से ही 1-2 जीवनी होगी इनमें से। आप ज़्यादा याद ना करें, शुरू की 5-5 जीवनी, 5 आप काव्यांजलि में, 5 आप भाई गद्य गरिमा में कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा पक्का। 10 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कर सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की कर सकते हैं। भाई एक जीवनी आप लिख सकते हैं, उसकी जो है आप क्या लिखेंगे? रचना लिखेंगे, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलो। अब देखिए बेटा, ये आपकी कहानी है भाई, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा 80, यानी थोड़ा सा निबंधात्मक लिखना भाई। जो आपकी कथा भारती है, ठीक है, उसमें पंचलाइट है, बहुत अच्छी कहानी है। या आप जो है लाठी लिखें, ध्रुव यात्रा लिखें, जौन सा भी है आप आपके याद है, आप उसका सारांश अपने शब्दों में लिख देंगे, लेकिन अधिकतम 80 शब्दों में आप लिखेंगे। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई। ठीक है, पंचलाइट भी आपने पढ़ा होगा गोधन का, कि गांव से निष्कासित हो गया और जब पंचलाइट जली तो गोधन के 7 खून भी उन्होंने माफ़ कर दिए गाँव में। प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दें। बिल्कुल सावधानी बरतें, इस प्रश्न पर बिल्कुल सावधानी बरतें। हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 5 नंबर हमारे ख़राब हो जाते हैं बच्चों। हम ये बात ध्यान दें कि हमारे जो है खंड काव्य में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। भाई आपके रश्मिरथी याद है, श्रवण कुमार है, ऐसा नहीं है। जो हमारा खंड काव्य है भाई उसी का लिखेंगे। ठीक है, श्रवण कुमार है जहाँ तो श्रवण कुमार का, रश्मिरथी तो रश्मिरथी का भाई, या त्यागपति अपना खंड काव्य जो अपने मंडल में होता है भाई। मान लो मेरा मुरादाबाद मंडल है तो यहाँ मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है भाई हमारा। ठीक है, तो जौन से मंडल में जौन सा होगा उसे लिखेंगे। यदि हम भाई बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, यदि आपने क्या किया, आपने श्रवण कुमार का आपके याद है वो कर दिया तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 प्राप्त होगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आपके मंडल में, ठीक है, भाई उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, हर मंडल में अलग अलग ही है, तो जौन से भी मंडल में आपका हो आप उसे लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखवाऊँगा, मैं लिखता हूँ मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 8 आपका भाई संस्कृत दिग्दर्शिका से पाठ लिया गया। भाई देखिए कौन सा है। अच्छा, मयूर यदापि तान वाले पसे न पसती थी अति गर्वेण। मोर ने कहा कि तुमने मेरा बल देखा है, गर्व के साथ। ठीक है, अभी कुछ और नहीं देखा। मयूर यदापि तान वाले बलम ने पसती, मोर ने कहा गर्व के साथ तुमने मेरा सुंदरता देखी है। ठीक है, और कुछ नहीं देखा। इति अति गर्वेण, और इस तरीके से घमंड के पूर्व, लज्जावान त्यक्त्वा, लाज को त्यागते हुए, तान होते शकुनी संघर्ष मध्य, और उन पक्षियों के बीच में, ठीक है, प्रसार रहे, फैला दिए, नातुधान, नंगा हो गया। ठीक है, अपने पंखों को फैला दिया। उसने कहा मोर से, यानी भाई वो हंस का पोत है, उसकी बेटी ने उसे किसे पहिता, उसकी जो दुहिता है उसने किसे पसंद किया था भाई, जातक कथा से लिया गया। पहले मैं आपको बताता हूँ, भगवान बुद्ध के समय की जितनी कथाएं लिखी हुई जातक कथा से लिखी, तो जातक कथा से लिया गया आपके। तो हाँ, हंस पोताक ने, हंस ने नहीं कहा था कि भाई बेटी जो तुम्हें सुंदर लगे उसके गले में वरमाला डालो। अपनी दुहिता का जो है शादी करना चाहता है हंस, आपने कहानी पढ़ी होगी। तो उसने किसे पसंद किया, उसने कहा था कि मोर के पंख बहुत सुंदर है, मैं इसे पसंद करती हूँ। लेकिन मोर ने क्या किया, मोर को घमंड हो गया, बोले भाई और पक्षी के गले में वरमाला नहीं डाली, तेरे में डाली। तो मोर, मयूर यदापि तान वाले बलम न पश्यति, मोर ने कहा केवल सुंदरता देखी और कुछ नहीं देखा। अति गर्वेण, गर्व के साथ, लज्जा से त्यक्त्वा, लिहाज को त्यागते हुए, शर्म को त्यागते, शकुन सघन समद्धो, अपने उन पक्षियों के बीच में, भाई पूरे रिश्तेदार रुके हुए थे सभा के बीच में, ठीक है, अपने पंखों को फैला दिया। नातुधान च पृथ्वी भूत है,
और जब पंखों को फैलाया उसने नृत्य किया तो वह नंगा हो गया। सुवर्ण हंस लज्जित है, स्वर्ण हंस क्या है, लज्जित हो गया। अस्य नैव ही अस्ति वर्हाणि समुस्तानी लज्जा, ये अच्छा नहीं है, ये लज्जाहीन है, ठीक है। नात्रपात्र दुहितरम दास्यामित्य कथयत, मैं इसे अपनी पुत्री को का विवाह नहीं करूँगा। भाई जो ससुराल में नाच रहा, पंखों को फैलाया तो निवस्त्र हो गया, नंगा हो गया, उन्होंने कहा अच्छी, इसे शर्म नहीं है, ऐसे जो है निर्लज्ज व्यक्ति को मैं अपनी जो है पुत्री नहीं दूंगा। भाई इसे नहीं लिखेंगे तो बेटा अथवा में दूसरा लिख देंगे। महात्मा विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रचारिका आसीत। भाई कहाँ से लिया गया ये बताइए, कौन से पाठ से लिया गया भाई? महात्मा मालवीय जी के पाठ से लिया गया, ठीक है बेटा। तो महामना विद्वान वक्ता, जो मदन मोहन मालवीय कैसे थे? विद्वान वक्ता थे, बोलने वाले थे, धार्मिक नेता धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकाचार्य से, और चतुर जो है पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणम जनसेवासित, इन सब में सबसे बड़ा गुण क्या था? वो जनसेवा करते थे। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखिताम, जब भी वो किसी को दुखी देखते थे, पीड़ना पश्यम, किसी को दुखी परेशान देखते थे, तत्तरफ से शीघ्र उपस्थित है, तब शीघ्रता से वहाँ उपस्थित हो जाते थे। सर्व विधि सहाय करो, हर विधि से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्त्य स्वभाव एवं, प्राणियों की सेवा करना क्या था? उनका स्वभाव था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। हाँ, अधस्माकम मध्य अनुपस्थिति, आज महामना मदन मोहन मालवीय जी हमारे बीच में नहीं है। महामना मालवीय स्वशासकों मूर्त रूपेण प्रकाश वितरण, आज मदन मोहन मालवीय जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन मूर्त रूप से आज भी उनके जो भाई उनके जो मतलब ज्ञान है, उनका जो प्रकाश है वो आज भी चारों तरफ अंधेरे समझी जो अंधकार रूपी बुराइयां हैं उन्हें दूर करता है। जनानन सन्मार्ग दर्शन, और लोगों को अच्छे मार्गों के दर्शन कराते। स्थान स्थान जने जने उपस्थित एवं स्थान स्थान और लोगों में उपस्थित होकर के। महामना मोहन मालवीय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान रूपी, उनके जो स्वभाव रूपी प्रकाश जो है आज भी फैला हुआ अंधकार को दूर करता है, लोगों को सन्मार्ग दिखाता, अच्छा मार्ग। स्थान स्थान जने जने उपस्थित है, और लोगों में स्थान स्थान पर वो आज भी उपस्थित है, ठीक है बेटा। इसे नहीं करेंगे भाई तो आप जो है, हाँ इसे तो करेंगे भी, अथवा हम बता दिए। आप घय प्रश्न देखिए, दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाई ये हमारा ये भी संस्कृत दिग्दर्शिका से है। पहला क्या है? पहला गद्यांश है, और अब भाई आ गया हमारा पद्यांश। जयति जय भारत महाभागा जनसेवा परायण, ठीक है। इस भाई कौन से पाठ से लिया गया पहले ये बताइए, हमें बताइए। चलिए मैं कमेंट में छोड़ता हूँ, आप लिखेंगे, जो भी होगा मुझे बताएंगे, ठीक है। जयति जय महाभागा जो हमारी भारत माता है उसका जो वो वंदनीय है भाई, उसका क्षेत्र जो वंदनीय जनसेवा प्राण है, जहाँ के निवासी भी क्या है? जो लोगों की सेवा करते हैं। जरा मृत्यु भृत नास्ति येता कीर्ति जनों, ठीक है। शायद वाराणसी से होगा तो आप देख के मुझे बताएंगे, ठीक है। या कोई भी पाठ से तो आप कमेंट में बताएंगे। जहाँ वृद्ध यानी बुढ़ापा मृत्यु का भय नहीं होता, ये सा कीर्ति तनो कश्चित है, इसकी कीर्ति आज भी जो है विख्यात है, निश्चित है, ठीक है। इसे नहीं करेंगे तो भाई आप अथवा में इसे कर देंगे। मैंने रोस्ते भद्रम, ये तो भाई फिर हमारा जो जातक कथा से आ गया, ठीक है। उसने जब उसने कहा था, सब लोगों ने मतलब पक्षियों ने कहा था भाई सबने अपने अपने राजा बना दिए, मनुष्यों ने भी अपना राजा बना दिया, और पशुओं ने अपने राजा शेर को बना दिया, हमें भी अपना राजा बनाना चाहिए। तो सबकी मीटिंग हुई थी भाई, सभा हुई थी, और वहाँ पर ये निर्णय हुआ कि उल्लू को हम जो अपना राजा बना दें। लेकिन जब उल्लू को राजा बनाने का नंबर आया तो वहाँ कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने कहा, मैंने रोस्ते भद्रम उल्लूकम अभिषेकम, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है। क्रुद्ध मुखम पश्य, जिसका मुख जो है बिना नाराजी के कितना बुरा लगता है। उल्लू की है आँखें गोल, बोलते हैं नहीं, गोल गोल आँखें हैं, भयानक आँखें हैं। पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, और यदि ये हम राजा होने के नाते कभी हम पे नाराज होगा तो क्या हो जाएगा भाई? हम जो है इस तरीके से जल जाएंगे जैसे गरम कढ़ाई में भी तिल जल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उससे लिया गया जातक कथा से। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखिए भाई, वाक्य में प्रयोग करिए। मात्र आपको एक को पूछ रहा है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। ईंट से ईंट बजाना भाई, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होना है नहीं, बिल्कुल ज़्यादा। जैसे कि हनुमान जी ने उस पर लंका पे चढ़ाई की, या भगवान राम ने जो है लंका पे चढ़ाई की, तो ईंट से ईंट बज गई, ठीक है। महाघोर संग्राम हो जाना। अंग अंग ढीला हो जाना भाई, बताइए, थक जाना। आँखें चार होना, चतुर होना। समर्थ को ना दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को भाई दोष नहीं है। जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं यानी जो, ठीक है, तो उनको कोई दोष नहीं लगता भाई। वो कोई बुरा काम भी करते हैं तो कहते हैं बोले भाई वो सामर्थ्यवान है, पावरफुल है ना। तो
अब देखिए भाई, इसका आप मैंने बता दिया। अब अपठित में देखिए, अपठित गद्यांश का मतलब आप समझ लीजिए। अपठित का मतलब बच्चों जो पढ़ा हुआ ना हो। अपठित गद्यांश का आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। पहले पढ़ लेते हैं। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है, उस हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट के उद्देश्य के पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रीयता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही। बेटा पहला पूछ रहा है इसमें प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो भाई शीर्षक क्या होगा? शीर्षक होगा संस्कृति का ह्रास है भाई। जो हमारी संस्कृति है उसमें कमियां आती जा रही है, तो उसका लिख देंगे आप संस्कृति ह्रास, बिल्कुल शीर्षक हो जाएगा। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए भाई। तो उपभोक्ता संस्कृति में आप देख लीजिए कहीं यहाँ उपभोक्ता शब्द आया होगा, ठीक है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है भाई, इसका अर्थ हो जाएगा। उपभोक्ता संस्कृति का मतलब है जो हमारी ज़रूरतें हैं, ज़रूरत जो है वो क्या हो रहे हैं, ज़रूरत और हमारी संस्कृति हमारी सामाजिक ही नींव को जो कमज़ोर कर रही है। अच्छा, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों भाई, बताइए। हमारे लक्ष्य जो भ्रम से पीड़ित क्यों है? क्योंकि हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। इसे नहीं करेंगे तो अथवा हम आप इसे लिख देंगे, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती हुई नारी की स्थिति के बारे में लिखा हुआ। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित, गुणवती होती है वहीं देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत में वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत में सब देशों में सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियाँ विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है, ये नारी रूप देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों की का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी, कहते ना यत्र पूजनते नारी तत्र रमन्ते देवता है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है बेटा। तो भाई उचित शीर्षक पूछ रहा, क्या पूछ रहा पहले प्रश्न में, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताएंगे, बताइए जीवन में कौन से महत्वपूर्ण। तो भाई इसमें का मतलब जो है नारी का महत्वपूर्ण स्थान था, और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्त्री की दशा हमें यदि सुधारनी है तब हमारा जो देश क्या होगा भाई, देश हमारा जो सुधरेगा जब तक हमारे देश में स्त्री की दशा जो दयनीय होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण साधन क्या है? महत्वपूर्ण साधन थे भाई कि विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी कौन? नारियां। और जीवन के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। विद्या, धन और शक्ति, आप समझिए तीन साधन कौन से हैं? विद्या, धन और शक्ति। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित करिए। तभी स्त्री की दशा आप लिख सकते हैं, उचित शीर्षक होगा स्त्री की दशा के बारे में, या नारी की दशा के बारे में, नारी दशा लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में रहा? वैदिक काल में रहा। वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वहाँ जो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती इस रूप में नारी की पूजा होती थी भाई। कहते हैं ना कि यत्र पूजनते नारी तत्र रमन्ते देवता, वहीं देवता निवास करेगा भाई जहाँ नारी की पूजा हो। अब देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए भाई। मनोज और मनोज्ञ, बताइए। मनोज्ञ और मनोज, बताइए क्या होगा? तो भाई ये मन का ओज नहीं भाई, मन का ज्ञान नहीं। आप समझ लीजिए मनोज्ञ शब्द का आप अर्थ लगा लीजिए पहले। मनोज्ञ का मतलब है क्या होता है? जो मन की बात जानने वाला हो। तो भाई कहाँ है मन की बात जानने वाला, ठीक है, कहाँ है भाई मन की बात जानने वाला? ये मनोज्ञ, ठीक है। और मन के अनुसार आप मनोज लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सी भी है भाई, सी भी कामदेव के लिए भी मनोज कहते हैं, ठीक है, लेकिन चलो हम डी पे लगा देते हैं, कभी कभी दो ऑप्शन एक से आ जाते हैं, ठीक है बेटा। सुर, सूर और सुर, भाई सूर माने बहादुर होता है, सुर माने देवता। आप देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा भाई, वीर और देवता, ठीक है बेटा। ख देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द पर दो सही अर्थ लिखिए भाई, बताइए किस पर होगा? निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए भाई, किसके होंगे बताइए आप मुझे। देखिए अर्क है, बताइए अर्क है भाई, अर्क भी देते हैं, ठीक है, जल भी, और सूर्य के लिए भी कहते हैं भाई, ठीक है।
तो चलिए मैं कमेंट पे छोड़ता हूँ, आप बताइए मुझे जो कमेंट करके। नाक है, नाक के भी 2 हैं, ठीक है। किसी एक शब्द का नाक का लिख सकते हैं, पयोधर का लिख सकते हैं, वारिद का लिख सकते हैं, ठीक है। एक का मुझे जो लिख करके आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। आप आगे जो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और प्रश्न नंबर गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए भाई। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, किए गए उपकार को मानने वाला, परोपकारी होगा, सज्जन होगा, कृतज्ञ होगा, महापुरुष। भाई महापुरुष नहीं होगा, जो महान लोग होते हैं महापुरुष होते हैं। सज्जन का मतलब जो अच्छे सद्वृत्ति के लोग होते हैं वो सज्जन होते हैं। परोपकारी का मतलब जो दूसरे पर उपकार करता है वो होता है कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता मित्रों, वो हो जाएगा हमारा सी ओ भी, कृतज्ञ। नहीं मानता तो भी कृतज्ञ है, मानता तो कृतज्ञ है। निम्नलिखित में से 2 वाक्य शुद्ध भाई। चलिए कोशिश करते हैं 2 की जगह 4 हो जाएं आपके, देख लीजिए कौन सा सही होगा। मोहन ने अलमारी खरीदा, खरीदा ने भी खरीदी, ठीक है, खरीदी सही हो जाएगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, लिखाया ने भी लिखवाया, ठीक है बेटा। अच्छा, शिक्षक ने छात्र, भाई छात्र में आप देख रहे हैं छात्र, ये सही नहीं है भाई, 6 छाता वाला 6 बन जाएगा, ये क्षत्रिय वाला 6, ठीक है। महादेवी वर्मा कवयित्री थी, कवयित्री थी, कवित्री नहीं थी भाई। यहाँ ई की मात्रा हम हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। 2 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है, कोई से कर देंगे आपके 2 नंबर पक्के। वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखते हैं, एक उदाहरण। भाई चलो वीर रस की लिख देते हैं। काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़ करके, काव्य या गद्य के हमारे अंदर वीरता के भाव जागृत होते हैं, वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा, ठीक है। और एग्जाम पे लिख देंगे, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे है और की तो बात क्या गर्भ में करता नहीं, मामा और निताज से समर में डरता नहीं। अभिमन्यु ने किससे कहा था भाई, युधिष्ठिर से कहा था। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, भाई महाराणा प्रताप। या मैं और एग्जाम्पल बताया था, बहुत एग्जाम्पल है वीर रस के, ठीक है। भाला कहता था मान कहाँ राणा, कहता था मान कहाँ राणा की लोहित आंखों से रब निकल रहा था, मान कहाँ है मानसिंह, मानसिंह के खून की प्यासी थी तलवार या भाला जो है किसका, वीर महाराणा प्रताप, ठीक है बेटा। एक का लिख देंगे, हास्य का लिख देंगे, आप कोई सा लिख दीजिए। हास्य का बता देता हूँ, हिरास जो है क्या हो जाएगा इसका, भाई हास हो जाएगा इसका स्थायी भाव। काव्य या गद्य की जिनके पंक्तियों पढ़ के हमारे अंदर हंसी के भाव आते हैं तो हास्य हो जाएगा भाई। मरकट बदन भयंकर देही है, नारद जी का मुख कैसा बना हुआ है, बंदर का बना हुआ है, भयंकर देही है। और जब विष्णु मोहनी माला डालने आती है तो बार बार उचकते हैं, बोले यार तेरा रूप तो बहुत सुंदर है। विष्णु जी भगवान ने कहा था ना, कहे मैं, उन्होंने कहा था कि हे हरि मुझे अपना रूप दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। अब हरि भाई बंदर का भी नाम है, तो बंदर का रूप बना दिया था उन्होंने, लेकिन वो समझ रहे थे कि मेरा मुंह जो कैसा है, विष्णु भगवान की तरह सुंदर है। तो मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का मुंह था, भयंकर शरीर था, बार बार उचकते थे तो सब लोग हंसते थे, बोले यार ये बंदर क्यों उचक रहा है, तो हास्य रस है भाई, ठीक है। किसी एक का लिख देंगे। खैर देखिए, उपमा या श्लेष अलंकार, तो भाई आप जो है श्लेष को लिख सकते हैं, जहाँ एक शब्द की एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा भाई। जैसे चिरंजी तो जोरी जुड़े, क्यों न सनय गंभीर, की घूंटे वृष भानुज, ए हलदर के वीर। वृषभानु, भाई वृषभानु की लड़की कौन है, राधा जी हैं, और वृषभानु हम जो है बैल के लिए बोल देते हैं, ठीक है बेटा। या हलधर, हलधर जो है हम बैल के लिए बोलते हैं, हाँ, और हलधर हम बलराम के लिए बोलते हैं, एक शब्द है अर्थ उसके कई है, ठीक है। विद्यालय में प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति है, तो भाई आप लिख देंगे सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अरे हाँ अच्छा गया, छिक गया भाई। दोहा छंद, 4 चरण होते हैं बच्चों इसके, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है भाई, आप लिख देंगे। 24 मात्राएं होती हैं टोटल एक उसमें, और 2 चरणों में 24 दूनी 48, 48 जो है मात्राएं टोटल होती हैं। अच्छा, एक का बूझना, आप एक का लिख सकते हैं, ठीक है। 13 में देखिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, तो अभी आप लिख देंगे सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य जी XYZ जो भी स्कूल का नाम है, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि आपके विद्यालय में मैंने सुना है कि हिंदी विषय के शिक्षक का पद रिक्त है, तो श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी इस प्रकार से योग्यता है और मैं इस योग्य हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है मेरा करबद्ध कि आप मुझे इस पद पर रखने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। आप लिख सकते हैं, आपका भाई रिज्यूम वगैरह आप जमा कर देंगे, ठीक है। इसे नहीं लिखेंगे तो अथवा में इसे लिख देंगे, क्या, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी XYZ महोदय निवेदन इस प्रकार है कि और विद्यालयों के हिसाब से हमारे विद्यालय में खेलकूद सामग्री कम है, और श्रीमान जी से निवेदन है कि आप जो है
उपयुक्त यानी गुणवत्ता वाली जो खेल सामग्री है विद्यालय में लाने का कष्ट करें, जिससे हमारे जो विद्यार्थी हमारे छात्र हैं अपने विद्यालय का शारीरिक शिक्षक वो शारीरिक यानी जो खेल हमारे हैं उनमें अपना अच्छा प्रदर्शन करके स्कूल का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट का प्रश्न है भाई आज का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा का निबंध। बिल्कुल बच्चों, मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि इस निबंध को आप लास्ट में लिखें, ऐसा नहीं हो कि आप निबंध के चक्कर में और आप क्या करें, आपके छोटे छोटे प्रश्न रह जाएँ। जब आपके पास कितना ही समय बचा बच्चों, लिखते रहना। ठीक है, ये आपकी छूट होगी। अंतिम में 9 नंबर का है, इसमें 80 शब्द 100 शब्द नहीं देखने, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। लिखेंगे जब भी ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बाकी पेपर कर चुके होंगे। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा बड़ा लिखेंगे आप निबंध उतने आपको नंबर सही मिलेंगे। तो आतंकवाद की समस्या, बिल्कुल भाई देश में आतंकवाद की समस्या है यार, बहुत बड़ी समस्या है भाई। आज मैं जो है, आज हमारा 14 फरवरी है भाई, पुलवामा शहीदों का वो है, आज काला दिवस है हमारे देश में। और आज हमारी ये वीडियो में डाल रहा हूँ भाई, मुझे बहुत दुख है आतंकवाद का नाम सुन करके। ये आतंकवाद की जड़ देश से जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक देश जो विकास नहीं करता भाई। आतंकवाद की जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक होती हैं देश में, और हमारे देश की समस्या नहीं बच्चों, हर देश की समस्या है। ठीक है, तो मैं आतंकवाद की समस्या और कारण क्या क्या इसका निवारण हो सकता। पर्यावरण प्रदूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जरूर आता। आतंकवाद, पर्यावरण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। देखिए बच्चों, मैंने आपको 3, 2, 5, ठीक है 5 आपको निबंध दिए, 5 और बताऊंगा। 10 निबंध याद कर लीजिए, आपका 100% कोई काटने वाला नहीं यार। मुझे 100 में 100 आपको दिलाना ना, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, तो आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण निराकरण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है भाई, उसका निराकरण क्या है, उपाय क्या होगा। या विज्ञान, वरदान, अभिशाप है भाई। वरदान भी है, अभिशाप तो एक कम है लेकिन वरदान ज़्यादा है। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, बिल्कुल भाई, यदि अनुशासन है तो सबसे बढ़िया बात है। विद्यार्थी जीवन ही एक अनुशासित होता है भाई। ठीक है, और मेरा प्रिय खेल, आप उसमें क्रिकेट जानते तो क्रिकेट के बारे में लिख देंगे, हॉकी के बारे में लिख देंगे, जूडो के, कराटो के, जो भी आप खेल जानते हैं यार उसके बारे में लिख देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे भाई, कबड्डी बड़ी लोकप्रिय हो रही है इस समय, मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, कबड्डी के बारे में लिख देंगे। और पूरा आप उसका क्या है, उसका फील्ड, उसके एम्पायर या रेफरी, उसके खिलाड़ी, फील्ड की माप, आप उसके जो है जो शर्त वगैरह वो सब लिखेंगे तो आपका निबंध बिल्कुल पूरा हो जाएगा, बहुत आसान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप 6 निबंध में से आप 1 लिख सकते हैं भाई। तो आज का हमारा जो है भाई, जो हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है भाई। एक बार ज़रूर जो है सब बच्चों से कहूँगा कि सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, शेयर करें यार, शेयर में कुछ नहीं जाता, ताकि उन मित्रों को हमारी वीडियो का फ़ायदा मिलता रहे भाई, जो बच्चे घर पे किसी मजबूरी से स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।